हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू वार्म वेलकम इन द क्लास 11। आज हम लोग क्लास 11 की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमारे टॉपिक्स होंगे व्हाट इज लिविंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड टेक्सोनॉमिकल एड्स। इन टॉपिक्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज की स्लाइड में हम इसके फर्स्ट टॉपिक व्हाट इज लिविंग इसे डिस्कस करेंगे। लिविंग क्या है? तो हम बोल सकते हैं कि वैसे सभी ऑर्गेनिज्म जिनमें लाइफ है वो लिविंग है, और जिनमें लाइफ नहीं है वो डेड है। तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करते हैं जिसमें लाइफ होता है। लाइफ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लाइफ क्या है? मॉलिक्यूल्स का एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो भी लिविंग है उनमें मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होते हैं जो कॉम्पैक्टली आपस में अरेंज्ड होते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स आपस में केमिकल रिएक्शंस करते हैं। इन्हीं रिएक्शंस के रिजल्ट के कारण उनमें ग्रोथ होता है, यानी कि उनके साइज में इंक्रीज होता है, उनमें डेवलपमेंट होता है। वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्ट करते हैं और अपना नंबर बढ़ाते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन होता है। तो वो सारे ऑर्गेनिज्म जो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं उन्हें हम लिविंग बींग्स कह सकते हैं। तो लिविंग बींग्स में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? उनमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ग्रोथ। आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, धीरे धीरे उनके साइज में इंक्रीज होता है। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज द इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल्स। उनमें क्या होता है? पहले कुछ सेल्स होते हैं जो आपस में सेल डिवीजन करते हैं, और सेल डिवीजन के कारण उन सेल्स के नंबर में इंक्रीज होता है, जिससे उनके मास में भी इंक्रीज होता है। तो नंबर और मास का बढ़ना ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ का। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट में जो ग्रोथ होता है उनमें सेल डिवीजन कंटिन्यू होता है, लाइफ टाइम होता है। तो उनमें जो ग्रोथ होता है वो लाइफ टाइम थोड़ा थोड़ा चलते रहता है। इस तरह के ग्रोथ को हम इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कहते हैं। जबकि एनिमल्स में जो ग्रोथ होता है वो एक पर्टिकुलर एज तक ही होता है, उसके बाद ये ग्रोथ रुक जाता है। इस तरह की ग्रोथ को हम डिटर्मिनेट ग्रोथ कहते हैं। तो क्या फिर एनिमल्स में सेल डिवीजन नहीं होता है? उनमें फिर भी सेल डिवीजन होता है, लेकिन वो सेल डिवीजन सिर्फ लॉस सेल्स को रिप्लेस करने के लिए होता है। अगर हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनमें आप ग्रोथ को बहुत ही इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर उनका हम सपोज अगर हम बैक्टीरिया का ही इन विट्रो कल्चर यानी कि लैब में ग्रो करा रहे हैं, तो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू उनमें कितना नंबर बढ़ रहा है उसे काउंट करके बता सकते हैं कि उनमें कितना सेल डिवीजन हुआ, यानी कि उनमें कितना ग्रोथ हुआ। तो ग्रोथ इज व्हाट? ग्रोथ इज बेसिकली इंक्रीज इन मास एंड साइज। तो अगर हम ये चीज बोलें कि ग्रोथ जो है साइज का बढ़ना है, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी फिर ग्रो करते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे कि कुछ पहाड़ या कुछ फिर रेत के जो टीले होते हैं उनमें भी एक समय के बाद उनके साइज में इंक्रीज होता है। तो ये क्या करते हैं कि ये अपने सरफेस से मटेरियल को एक्युमुलेट करते हैं, जिससे कुछ समय के बाद इनका साइज बढ़ने लगता है। तो इस तरह की ग्रोथ को, जिसमें ये बाहर से मटेरियल को लेकर अपने साइज को बढ़ा रहे हैं, इसे हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में होता है। जबकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होता है वो इंट्रिंसिक यानी कि इनसाइड होता है, ये कभी भी बाहर से नहीं होता है। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी शो कर रहे हैं ग्रोथ को, तो हम ग्रोथ को ये बोल सकते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग सिस्टम का, बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सेकेंड है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक एबिलिटी है कि वो अपने जैसे प्रोजेनी यानी कि अपने जैसे संतान को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं? रिप्रोडक्शन बेसिकली दो तरह के होते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट सफिशिएंट होते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करने के लिए। इनमें कोई भी गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, और ये जो ऑफस्प्रिंग यानी कि जो संतान को प्रोड्यूस करते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के, यानी कि हूबहू अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें एक फादर होते हैं और एक मदर होते हैं।
फादर जो है वो मेल गैमेट का प्रोडक्शन करते हैं और मदर फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन करते हैं, जिनमें आपस में फ्यूजन होता है और उसके बाद ये ऑफस्प्रिंग यानी कि संतान को प्रोड्यूस करते हैं। ये जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं अपने पेरेंट्स के। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो इनमें हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो सेम थिंग होता है। क्यों? क्योंकि इनमें जो ग्रोथ होता है वो भी सेल डिवीजन के थ्रू होता है और जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी सेल डिवीजन के थ्रू होता है। इनमें जो ओल्ड सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं और अपना नंबर बढ़ाते हैं। तो एक से दो सेल हो गए तो ये क्या हो गया, उनमें रिप्रोडक्शन भी हो गया, और एक से दो सेल हो गए तो उनका नंबर भी बढ़ा, उनमें ग्रोथ भी हो गया। तो इनमें जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है वो बेसिकली सेम थिंग होता है। तो क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं? नहीं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, जो हनी बीज के जो वर्कर होते हैं वो स्टेराइल होते हैं यानी कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। कुछ ह्यूमन कपल्स भी इनफर्टाइल होते हैं जिनमें कैपेसिटी नहीं होता है रिप्रोडक्शन करने का। तो क्या ये लिविंग नहीं है? ये भी लिविंग है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन भी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में केमिकल रिएक्शंस करते हैं। तो जितने भी सारे केमिकल रिएक्शंस बॉडी में हो चुके होते हैं उनको अगर हम सम टोटल करें तो उसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मतलब जितने सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो ये केमिकल रिएक्शंस क्यों हो रहे हैं? इससे जो वाइटल प्रोसेसेस है यानी कि जो लाइफ को चलाने के लिए जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उससे इनको एनर्जी मिलता है। अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये बेसिकली टू पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है, इसमें नए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो जब नए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा तो उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सपोज प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, नए मॉलिक्यूल्स यानी कि फूड का प्रोडक्शन करते हैं, तो इसके लिए उन्हें एनर्जी की जरूरत होती है। उसी तरह से कैटाबॉलिज्म क्या होता है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं। तो जब ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। जैसे रेस्पिरेशन में इसमें क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो फॉर्मेशन होता है उनका, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। जो बॉडी में फॉर्मेशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, ब्रेक डाउन हो रहा है, इसी से वाइटल प्रोसेसेस के लिए एनर्जी मिल रही है। तो नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कभी भी मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते हैं, किसी भी फॉर्म में नहीं करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज व्हाट, इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम सेल थ्योरी की बात करें तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मोर और लेस सेल के बने होते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें एक सेल होता है, सिंगल सेल होता है, तो वो यूनिसेल्युलर होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो वो मल्टी सेल्युलर होते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मोर और लेस उनमें सेल होगा ही होगा। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्योंकि डेड ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी भी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट फीचर है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर एनवायरनमेंट। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं। एनवायरनमेंट में जो कुछ भी चेंजेस होता है, जो चेंजेस होता है उसे वो सेंस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्ड करने का फीचर होता है इसी को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो ये जो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं तो इसे हम स्टिमुलाई कर कहते हैं। ये स्टिमुलाई जो है वो फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। इन स्टिमुलाई को जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू सेंस करते हैं। लाइक हम लोगों में कौन कौन से सेंस ऑर्गन है, हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोगों में 5 तरह के सेंस ऑर्गन्स है, नाक, कान, आंख, मुंह और
स्किन, तो हम आई से देखते हैं, ईयर से सुनते हैं, तो ये क्या है जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये एनवायरनमेंट के स्टिमुलाई हैं। इसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लांट्स भी जो हैं वो अपने बाहरी एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं। ये टेम्परेचर को, लाइट को सेंस करते हैं। ये फोटो पेरियोडिज्म शो करते हैं, जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लाइट के अकॉर्डिंग ये अपना ग्रोथ करते हैं। ये उसके अलावा जो है टेम्परेचर को सेंस करते हैं। इनके बहुत सारे प्रोसेसेस में टेम्परेचर का बहुत मेजर रोल होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे यूकैरियोट्स हो, वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं और कॉन्शियसनेस शो करते हैं। तो कॉन्शियसनेस जो है वो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है कोमा में, तो वो तो अपने एनवायरनमेंट को सेंस नहीं कर रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग तो रिस्पॉन्ड नहीं करे, तो क्या वो लिविंग है या डेड है? आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी सभी नहीं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें ये फीचर होता है कि वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रहते हैं। बाहर का एनवायरनमेंट उनका कैसा भी हो, उनका जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो कांस्टेंट होता है, और ये उन्हें लिविंग के होने के लिए या फिर उनके बॉडी के फंक्शन करने के लिए जरूरी होता है। सपोज जैसे कोई ऑर्गेनिज्म जो है, उसे अपना बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए एनर्जी चाहिए, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। ये भी होम्योस्टेसिस का एक पार्ट है। ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी भी शो नहीं करते हैं, तो ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट है डेथ। अभी तक हम बात कर रहे थे कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ वाइटल फंक्शंस होते हैं, लाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, ये सारे फंक्शंस होते हैं। तो अगर ये फंक्शंस जब तक उनमें हो रहे, वो लिविंग है। जिस दिन ये फंक्शन उनमें परमानेंटली स्टॉप हो जाएगा, सीज हो जाएगा, उसी कंडीशन को हम कहते हैं डेथ। यानी कि डेथ में कोई भी लिविंग फंक्शंस नहीं होते हैं। ये डेथ दो तरह का होता है। एक तो होता है नेचुरल डेथ। हम जानते हैं कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी जन्म लेते हैं, वो एक ना एक दिन मृत्यु उन्हें प्राप्त होगी ही होगी। तो जो डेथ है, जो एक एज के साथ आता है, जो बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, उसके साथ जो डेथ आया, उसे हम नेचुरल डेथ कहते हैं। या फिर कोई नेचुरल डिजीज के कारण जो डेथ आया, उसे नेचुरल डेथ कहते हैं। जबकि कुछ डेथ ऐसा होता है जो सडन होता है, तो इस तरह के डेथ को हम सडन डेथ कहते हैं। सपोज किसी का एक्सीडेंट में डेथ हो गया, या कोई तरह का पेंडेमिक लाइक कोविड के कारण डेथ हो गया, तो इस तरह के डेथ को हम सडन डेथ कहते हैं। तो इस तरह से आज के स्लाइड में हम व्हाट इज लिविंग को डिस्कस किए। नेक्स्ट स्लाइड में हम डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।